सर हम तो बचपन से ही सुनते हैं कि पेट भर के खाना खाओ, और दादियाँ नानियाँ मम्मियाँ तो खिलाती रहती है। ये आज नया पता लगा है कि 1/3 छोड़ना होता है। तो ये वहीं से तो बीमारी शुरू होती है, क्योंकि हर माँ को ये लगता है कि मेरा बच्चा भूखा ना रह जाए। तो हमारे छोटेपन से हमें ओवर ईटिंग का संस्कार डाल दिया, क्योंकि ओवर ईटिंग करने से ही सारी बीमारी शुरू होती है। पता नहीं अभी ऐसे ऐसे आ रहे हैं लोग, कोई कह रहा है दूध मत पियो, अरे कोई कह रहा है दूध पियो कोई कह रहा है कि कोई कह रहा है भैंस का दूध पियो, कोई कह रहा है गाय का दूध पियो। अब इन लोगों से ये पूछो, आपने कहीं आयुर्वेद पढ़ा है क्या? ये कौन लोग हैं ये? आजकल हम क्या कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर हो गया एक गोली शुरू कर दी, डायबिटीज होगी दूसरी गोली शुरू कर दी, अब थायराइड हो गया तीसरी गोली शुरू कर दी। फिर डॉक्टर कहता है एक खून पतला करने वाली गोली ले लो भाई, हार्ट की प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ऐसे ऐसे करके जो है 15 गोली रोज खा रहे हैं। भाई क्यों खा रहे हो? आप उसकी जड़ को पकड़ लो। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज के एपिसोड में हमारे जो गेस्ट हैं वो एक बहुत ही फेमस आयुर्वेदिक फिजिशियन है, ऑथर है, टीवी पर्सनालिटी है। इन्होंने 1995 में इंडिया की पहली आयुर्वेदिक वेबसाइट बनाई थी jiva.com। उसके अलावा इन्होंने टेलीमेडिसिन का कॉन्सेप्ट इंडिया में लेकर आए थे, जिसके लिए इनको वर्ल्ड समिट में अवार्ड भी मिला हुआ है। इनके कई सारे इंटरनेशनल स्कूल्स हैं आयुर्वेदिक, जो कि पोलैंड, फ्रांस और कौन सी जगह, जापान, ऐसी बहुत सारी जगह है। आज हम आयुर्वेद का असली मतलब समझेंगे, बहुत सारी काम की बातें जानेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रताप चौहान सर। सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मैं कई बार आपको देखता हूं तो मुझे एक चीज़ आपकी बड़ी अच्छी लगती है कि आप बहुत कूल दिखते हो बिल्कुल रिलैक्स वे में। और मेरा भी कुछ ऐसा ही काम है, आई एम ट्राइंग टू मेक आयुर्वेदा कूल। आजकल क्या है, देखिए आयुर्वेद खासतौर से यूथ को आयुर्वेद चाहिए। अभी जिस तरह के आज यूथ प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, चाहे वो शारीरिक हों चाहे मेंटल लेवल पर है, इमोशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव, स्ट्रेस, रिलेशंस की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है आजकल, ब्रेकअप और वो सब आप जानते हो। सर यूथ को ना लॉजिक चाहिए होता है हर चीज़ के बिल्कुल लॉजिक चाहिए, और आयुर्वेद से ज़्यादा लॉजिकल कोई मेडिकल साइंस नहीं है। प्रॉब्लम केवल इतनी सी है, मैं सभी से जो है रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग यूथ हैं और यूथ ना भी हैं, कोई भी व्यक्ति हो, हमें इतना समझना है कि ये जो हमारा शरीर है ये मेरा पर्सनल एक इसका डिज़ाइन है। जैसे होता है ना, मैं कई बार ही कहता हूँ इस बात को कि हर आदमी की जो है एक अपनी प्रकृति है। जैसे कार होती है आपके पास, तो किसी की डीजल की कार है, किसी की पेट्रोल की कार है, किसी आजकल इलेक्ट्रिक कार भी आ गई हैं। तो हर एक व्यक्ति की जो कार है उसमें एक टाइप का ईंधन तो नहीं डाल सकते ना आप, सब में डीजल थोड़ी भर सकते हो। पेट्रोल की कार में डीजल नहीं डलेगा। तो आयुर्वेद यहाँ से शुरू होता है। आयुर्वेद ये बताता है हमें कि भाई सबसे पहले आप अपने आप को जानो कि आपकी बॉडी किस टाइप की है, आपके इमोशंस किस तरह के हैं। हर आदमी के कोई गर्म मिजाज का है, कोई ठंडे मिजाज का है, किसी का जो है थोड़ी से खाने में पेट भर जाता है, किसी का पानी पीने से वज़न बढ़ जाता है। कुछ ऐसे लोग हैं वो 6 बार खाना खाते हैं, उसके बाद भी जो है उनको 1 ग्राम भी वजन नहीं बढ़ता। तो सबका अलग अलग सिस्टम है। बट सर अगर आयुर्वेद की एक आइडियल डाइट की बात करी जाए, अगर वो मासिस को हम दें, अगर आप ऑडियंस को बोलो कि ये एक आइडियल डाइट है, हाँ जी, तो हाँ वहाँ पे तो आयुर्वेद फिर पर्सनलाइज्ड काउंट नहीं होगा। नहीं देखिए, सबको हमने एक डाइट दे दी, वो उसको फॉलो कर रहा है, टाइम से खा रहा है, ये खा रहा है, सोने से पहले एकदम नियम कानून से। तो 2 चीज़ें हैं। एक जनरल रूल है जो सब पर लागू होता है, जैसे कि हम एक इस पूरे यूनिवर्स के एक पार्ट हैं हम लोग, तो जो बाहर का जो वातावरण है उसका इम्पैक्ट सबके ऊपर पड़ता है, जिसको हम डेली रूटीन बोलते हैं आजकल, किस टाइम उठना है। फिर जो डिज़ाइन है बॉडी का वो भी एक जनरल है। पेट का साइज़ इतना है, अब आप बताइए, एक मुट्ठी के बराबर पेट है, और आयुर्वेद कहता है कि थोड़ा सा हिस्सा खाली छोड़ देना चाहिए। एक्चुअली एक एग्जैक्ट लिखा है कि 1/3 खाली छोड़ना चाहिए अगर आपको स्वस्थ रहना है, क्योंकि ओवर ईटिंग करने से ही सारी बीमारी शुरू होती है। हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि ओवर ईटिंग की या ज़्यादा खाया, बार बार खाया दिन में, तो खाना पचेगा नहीं। खाना पचेगा नहीं तो एक टॉक्सिक मटेरियल बनता है जिसको आम बोलते हैं। खाने वाला आम नहीं है एक कहते हैं ना, कई बार आपने सुना हो कि आम आ रहा है ना। आम मतलब म्यूकस। ये आम जो है, मैं कई बार कहता हूँ, आम जो है वो काम तमाम कर देता है आपका। जिसके अंदर बन गया आम, हो गया काम तमाम। या इंग्लिश में इसको आमा बोलते हैं, आमा। तो मैं कहता हूँ आमा इज़ द मामा, इज़ द मदर ऑफ ऑल डिजीज। तो आमा क्या मतलब सबका कलेक्टिवली जो बच जाता है, तो एसिड जो बनता है उसे कहते हैं। आप जनरल भाषा में कह सकते हैं, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, क्योंकि हमारी जो पाचक अग्नि है उसकी एक लिमिटेड स्ट्रेंथ है,
वो उतना ही खाने को पचा सकती है जितना कि उसके लिए वो ताकत है उसमें। जो अनडाइजेस्टेड फूड बचेगा उससे ये आम बनता है। सर हम तो बचपन से ये सुनते हैं कि पेट भर के खाना खाओ, और दादियाँ नानियाँ मम्मियाँ तो खिलाती रहती हैं, ये आज नया पता लगा है कि 1/3 छोड़ना होता है। हाँ, तो ये वहीं से तो बीमारी शुरू होती है, क्योंकि हर माँ को ये लगता है कि मेरा बच्चा भूखा ना रह जाए। तो हमारे छोटेपन से हमें ओवर ईटिंग का संस्कार डाल दिया। आप देखो छोटे बच्चे की मुट्ठी कितनी होगी, इतनी सी, मतलब उसका पेट का साइज इतना है, तो कितना खाएगा बच्चा। कई बार जब पेट भर जाता है तो वो नहीं खाता, फिर अपने आप ही क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे अंदर ऑलरेडी ये डिज़ाइन है, हमें कुछ करना नहीं है। जो आपने लॉजिक की बात की, अगर हम केवल अपने सिस्टम को अपने आप काम करने दें, उसको डिस्टर्ब ना करें, तो आप बीमार हो गए नहीं। कितने जीव जंतु जो पूरे दुनिया में रहते हैं वो यही तो करते हैं, जो उनका डिज़ाइन है, जो नेचर ने बनाया है, उसके हिसाब से ही वो जो है खाते पीते हैं, उसके हिसाब से सोते हैं, उसके हिसाब से उठते बैठते हैं, उसके हिसाब से वो मीटिंग करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, तो वो स्वस्थ रहते हैं। मैं कई बार साउथ अफ्रीका जाता हूँ पढ़ाने के लिए, तो मैं सफारी में जाता हूँ, नेशनल क्रूगर पार्क, वहाँ बहुत बड़ा एक सफारी है। तो आप चले जाओ 100, 200, 400 किलोमीटर ड्राइव करके, आपको कोई हॉस्पिटल नहीं दिखाई देता। तो वो कैसे ठीक रहते हैं? क्योंकि वो कोई भी नियम नहीं तोड़ते। हम लोगों को भगवान ने थोड़ी सी बुद्धि दी है, लेकिन उस बुद्धि का दुरुपयोग करके हम सारे नियम तोड़ देते हैं। आयुर्वेद में एक अच्छा शब्द है इसके लिए, प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध यानी कि बुद्धि का दुरुपयोग। और ये हमारी चरक संहिता में लिखा हुआ है कि यही जो है रूट कॉज है, नॉट ओनली फॉर फिजिकल डिजीज़, लेकिन हमारे जितने भी दुख सफरिंग्स आते हैं वो बुद्धि के मिसयूज़ से आते हैं। अगर आप बुद्धि का प्रयोग सही करें तो ह्यूमन बीइंग शुड ऑलवेज बी हैप्पी। सर जैसा हम अभी खाने की बात कर रहे थे कि हमें लिमिटेड क्वांटिटी में खाना चाहिए, बट सर भूख भी एक नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का। जब हम ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, दिन भर मेहनत कर रहे हैं, तो भूख लगती है। हाँ और कभी कभी अगर कम खाया जाए, मतलब पता नहीं चलता कितना खाना है, पर तब तक इंसान खाता है जब तक भूख लग रही है या मन नहीं भर जाता वैसा। तो क्या ऐसा नहीं, ये भी कस्टमाइज नहीं है कि जो इंसान ज़्यादा मेहनत फील्ड वर्क कर रहा है, बॉडी मूवमेंट ज़्यादा है, उसको ज़्यादा भूख लगेगी, वो ज़्यादा खाएगा, जो कम कर रहा है उसको कम भूख लगेगी। तो भूख के हिसाब से नहीं खाना होता। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। सबसे पहले आपने कहा कि कई बार हमें पता नहीं चलता कितना खा लिया। क्यों? क्योंकि खाना खाते समय हमारा माइंड या तो मोबाइल में, या टीवी देख रहे हैं, या आजकल तो लोग बिजनेस मीटिंग करते हैं लंच पर, तो आपका माइंड तो कहीं और है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कितना खा लिया। यहाँ तक भरेगा, जब सांस आना बंद हो जाता है तब सोचते हैं अरे तो ज़्यादा खा लिया। और दूसरी चीज़ जो आपने कही कि डेफिनेटली जो मेहनत का काम करेगा उसको पोषण ज़्यादा चाहिए, न्यूट्रिशन ज़्यादा चाहिए, उसको न्यूट्रिशियस भोजन लेना चाहिए। पेट का साइज़ को तो उसका भी उतना ही है, ऐसा थोड़ी कि जो ज़्यादा मेहनत करता है उसका डबल साइज़ है पेट का। बट ऐसा नहीं होगा सर, एफर्ट करने में वो जल्दी डाइजेस्ट होगा। हाँ, तो और भूख ये बात है, वो जल्दी पचा लेता है। जल्दी पचा लेगा तो उसको जल्दी भूख लगेगी। दूसरी चीज़, भूख जो है आजकल लोगों को समझ नहीं आती। आजकल मेंटल एपिटाइट है, फिजिकल एपिटाइट की बजाय आजकल क्या होता है, यू सी फूड एंड यू वांट टू ईट इट। आपको घर में घूम रहे हैं, टेबल पर कुछ नज़र आया, उठा के खा लिया। अभी थोड़ी देर पहले ही आपने शायद लंच किया होगा, लेकिन टेबल पर कुछ नमकीन दिखा, बिस्किट दिखा, कुछ फ्रूट दिखा, उठा के डाल दिया। तो ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि खाना पचने में कम से कम भी 4-5 घंटे लगेंगे आपको। तो इसलिए थोड़ा सा जो है हमें कॉन्शियस रहना चाहिए। एक मील को पचने में 4-5 घंटे लगेंगे मिनिमम 4-5 घंटे। वैसे आयुर्वेद के हिसाब से 6 घंटे लगते हैं। अच्छा, टोटल उसका पच करके उसका एब्जॉर्प्शन होना, फिर उसका वेस्ट प्रोडक्ट बनना, 6 घंटे का प्रोसेस होता है। लेकिन चलो 6 घंटा हम इतने निर्दयी नहीं है चार घंटे का गैप तो रखना ही चाहिए कम से कम। और बीच में आपको अगर फिर भी भूख लगती है तो कोई फ्रूट खा लीजिए आप। तो आयुर्वेद जो है ना बहुत ही लॉजिकल साइंस है, जो आपने कहा, हर चीज़ के पीछे लॉजिक है। पर सर ये भी होता है कि जैसे लोग थोड़े ना ऐसे कंफ्यूज्ड हैं कि किसके पास जाएं, वैद्य के पास जाना तो यार पुड़िया खानी पड़ेगी या इलाज हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो है क्या, मतलब कैसे होता है आयुर्वेदा इलाज? प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो गया है कि जैसे किसी के पास गए वो अपने प्रोडक्ट दे देगा, गोलियां दे देगा। गोलियां गर्म होती हैं और खानी भी बहुत सारी, 8-8 गोली दिन में 4-4 बार, और सुबह सुबह खानी है, बिल्कुल ऐसा भी होता है। नहीं, देखो ऐसा है कि ये सारे जो आप बातें कर रहे हो ये सब मिसकंसेप्शन है। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आयुर्वेद बहुत सरल है, बहुत सटीक है, बहुत लॉजिकल है, आपकी बात कहें रैशनल है,
और बहुत इफ़ेक्टिव है। सबसे पहली बात मैं यहाँ जो आपने पूछा इसको मैं क्लियर कर दूँ, आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई ज्ञान बांट रहा है। पता नहीं अभी ऐसे ऐसे आ रहे हैं लोग, कोई कह रहा है दूध मत पियो, अरे कोई कह रहा है दूध पियो कोई कह रहा है कि कोई कह रहा है भैंस का दूध पियो, कोई कह रहा है गाय का दूध पियो। अब इन लोगों से ये पूछो आपने कहीं आयुर्वेद पढ़ा है क्या? ये कौन लोग हैं ये? तो मैं निवेदन करूंगा सभी दर्शकों से कि सबसे पहले आपको ये ज़रूर देखना है कि ये जो व्यक्ति बोल रहा है क्या ये कोई सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर है या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सर वैसे ये भी हो गया, जो सर्टिफाइड लोग हैं वो लोग भी ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं और ऑडियंस के लिए बहुत हार्ड हो रहा है बिलीव करना कि ये सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। ये चीज़ देखिए, हमारे जो शास्त्र हैं ना, हम तो आयुर्वेद के साथ संबंध रखते हैं, तो आयुर्वेद में चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, वाग्भट है, इतने लॉजिकल हैं। और आपको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि आज अमेरिका में, जापान में, यूरोप में जो कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखे हैं, आज वो लोग उनको प्रूव कर रहे हैं लेबोरेटरी में और कह रहे हैं कि ये इनके कॉन्सेप्ट बहुत साइंटिफिक हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। लेकिन प्रॉब्लम वही आ जाती है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वास्तव में, क्योंकि आज आयुर्वेद के प्रति लोगों का रुझान बढ़ रहा है और आयुर्वेद थोड़ा पॉपुलर हो रहा है, तो हर चीज़ को आयुर्वेदिक कह देना। तो अगर आपको ये देखना है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद है या नहीं, तो सबसे पहले ये देखो कि ये सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर है कोई या नहीं सर्टिफाइड, या ऐसे ही कोई बहुत सारे स्वामी जी आ रहे हैं, कोई ऐसे ही कुछ योगा वाले लोग हैं, कुछ नेचुरोपैथी वाले लोग हैं, वही कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये, लोग गारंटी दे रहे हैं आपको 5 दिन में कैंसर ठीक, 3 दिन में लिवर ठीक, 10 दिन में डायबिटीज़ ठीक। भाई कैसे, आपको जादू थोड़ी है। तो ये आयुर्वेद के प्रति लोगों का थोड़ा कई बार उनका विश्वास कम हो जाता है जब वो ऐसे सुनते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि एक आम शब्द आपने सुना होगा, लोग कह देते हैं कि जी आयुर्वेद का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप ये पानी भी अगर 2 गिलास ज़्यादा पी लोगे, इससे भी इसका भी साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। हर चीज़ को उचित मात्रा में आपको कैसे सेवन करना है, कौन सी, जैसे आपने कहा कि लोग समझते हैं गर्म दवाइयाँ हैं, ऐसा थोड़ी गर्म दवाइयाँ। जो जहाँ आपको गर्मी का रोग है, पित्त का रोग है, वहाँ ठंडी दवाइयाँ हैं। और ऐसा भी नहीं है कि 8-8 गोलियाँ खिला रहे हैं, एक गोली से भी काम होता है। हम तो कई बार ये कहते हैं कि आप अगर आयुर्वेद में पहले आ जाएं, हमने एक अभियान शुरू किया है आयुर्वेदा फर्स्ट। आपको कोई भी रोग हो जाए, आप पहले हमारे पास आ जाओ। हमारे यहाँ लगभग 100 देशों के मरीज आते हैं पूरे। ऐसे भी लोग आते हैं जो कि खुद बहुत एडवांस्ड साइंटिस्ट हैं या बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि आयुर्वेद एक मेडिकल साइंस है, तो ये बिल्कुल जैसे मॉडर्न साइंस है, उससे भी, मैं तो कहता हूँ उससे भी एडवांस साइंस है। क्योंकि आयुर्वेद में हम ना केवल शरीर की चिकित्सा करते हैं, माइंड की भी चिकित्सा करते हैं, आपकी इमोशनल हीलिंग करते हैं, आपकी सोशल, जो कई बारी बीमारी आपके सोशल रिलेशन के कारण है। सर इस बारे में बात करते हैं कि आयुर्वेदा कैसे मेंटली कैसे हील करता है। और आपने बोला कि आयुर्वेदा स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, दवाइयों के बारे में या फिर शरीर के बारे में सब बात कर रहे हैं। इस बारे में बहुत कम बात हुई है कि आयुर्वेदा इन फील्ड में भी काम करता है। तो पहली चीज़ तो जब स्पिरिचुअल शब्द आता है ना, तो आदमी एकदम सोचता है कोई धार्मिक चीज़ है। ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पूरा सिस्टम है हमारा, इसके 3 पार्ट हैं। एक बॉडी है, एक माइंड है और एक आत्मा है। शरीर, मन और आत्मा। तो जो शरीर से संबंधित जो भी चिकित्सा है उसको फिजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। जैसे आपने कोई टैबलेट खाई, कोई आपने सिरप लिया, कोई काढ़ा पिया, ये फिजिकल ट्रीटमेंट है। इसको आयुर्वेद में टेक्निकल शब्द दिया है युक्ति विपाश्रय चिकित्सा। युक्ति मतलब लॉजिक, संस्कृत में लॉजिक बोलते हैं कि भाई कोई आदमी आया कि जी मेरे पेट में जलन हो रही है, तो आपने लॉजिक लगाया यार पेट में जलन हो रही है तो भैया ऐसा करो, चाय बंद करो, मिर्च मत खाओ, गर्म चीज़ें मत खाओ और ये नारियल का पानी पी लो। ठीक है ना। यहाँ एक चीज़ ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि लोग, ये तो समझ में आ जाता है कि नारियल पानी पी लो, लेकिन वो गरम तासीर की चीज़ें नहीं छोड़ते। मेरे पास इतने सारे पेशेंट आते हैं जो बिल्कुल एक्जिमा, सोराइसिस, पुराना 20-20 साल से जलन हो रही है, तो मैं पूछता हूँ कि आप चाय पीते हैं? हाँ जी, चाय तो 4-5 बार पीते हैं दिन में। तो मैंने कहा आपको तो गर्मी हो रही है अंदर। और ये वो लोग हैं जो पीएचडी और प्रोफेसर, ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट, चाय के दीवाने हैं। हाँ, तो फिर वो पता दूसरा प्रश्न पूछेंगे क्या कि सर आधा कप पी लूँ? तो मैंने कहा आप जो है मेरे से पूछ रहे हो कि मेरे घर में आग लगी है, आधा कप पेट्रोल डाल दूँ? ज़्यादा 4 बार नहीं डालूंगा, 1 बार डालूँ? तो मैं कि ये क्वेश्चन ही गलत है आपका।
तो ये होती है युक्ति विपाश्रय, मतलब लॉजिक लगाना पड़ता है। और जो चिकित्सा है वो केवल दवाई से नहीं होती, आपका लाइफस्टाइल, आपका जो खान पान है वो भी तो बदलना पड़ेगा ना। दूसरा जो है, जो माइंड की आपने बात की, बहुत अच्छी चिकित्सा माइंड की, जो जितने भी आजकल जो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, या फिर लोग जो है स्ट्रेस जिसको कहते हैं, और नाम बड़े भारी भरकम है, एडीडी है, एडीएचडी है, स्किज़ोफ्रेनिया है, बड़े बहुत लंबी लिस्ट है, बाइपोलर डिजीज़ आपने सुना होगा। ये सारा एक है सत्वावजय चिकित्सा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हेल्दी माइंड मीन्स ए पीसफुल माइंड। आजकल लोग मेडिटेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उससे माइंड कुछ देर के लिए पीसफुल होता है, उनको अच्छा लगता है। तो मन के लेवल पर अगर हम मन को किसी तरह पीसफुल बना दें तो वो खुश हैं। जितना उसमें एजिटेशन होगा, तो एजिटेशन से ही तो बीमार हो रहे हैं लोग। सुबह उठते ही मोबाइल, रात को सोते समय मोबाइल, दिन भर कुछ ना कुछ एजिटेशन चल रहा है, तो हम उसको दिन भर डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इसको कहते हैं सत्वावजय चिकित्सा। अब तीसरे वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपने पूछा स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट। बट सर हम वहाँ पर नहीं गए कि ये सिर्फ मेडिटेशन करने से ही हील हो रहा है, या और नहीं, भी बहुत तो बहुत बहुत प्रोसेस है हमारे यहाँ। तो जीवा में तो हमने माइंड के एक्सपर्ट रखे हुए हैं। अच्छा, उसमें केवल काउंसलिंग नहीं होती। देखिए, माइंड एक बहुत बड़ा फील्ड है। उसमें आपके इमोशंस भी होते हैं। मान लो आपको बचपन में कोई ट्रॉमा हुआ है ना, या कोई अभी यंग एज में ट्रॉमा हो गया, ब्रेकअप हो गया, तो ब्रेकअप से बहुत ट्रॉमा होता है। आदमी जो है उसी में सोचता रहता है कि यार ये मेरी गर्लफ्रेंड चली गई, डूब जाता है उसमें, सोचता बहुत बहुत। तो वो ट्रॉमा से निकलने के लिए तो वहाँ तो कोई काउंसलिंग से बात नहीं बनेगी ना। तो उसके लिए जीवा में हमने प्रोटोकॉल बनाए। तो साइकाइट्रिस्ट भी रखे हुए हैं आपने? माइंड साइकेट्रिस्ट नहीं, हम उनको माइंड वेलबींग कोच बोलते हैं। ऑल राइट। तो माइंड वेलबींग कोच हैं। और जो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, जिसको चित्त कहते हैं, तो एक चित्त शोधन थेरेपी भी हमारे यहाँ होती है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके। तो आयुर्वेदिक भाषा में इसको कहते हैं सत्वावजय चिकित्सा। लेकिन ये तीसरा वाला जो है, हमारे यहाँ आपने सुना होगा कि पूर्व जन्म के कर्मों से भी रोग आते हैं। तो कई बार जब चलो हमने बॉडी को ठीक कर दिया, माइंड को, अब कोई कार्मिक डिजीज़ है, उसको क्या करोगे आप? पिछले जन्म में तो जा नहीं सकते। आप बिलीव करते हो कार्मिक डिजीज़ पे? बिल्कुल बिल्कुल बिलीव करते हैं। देखिए, जो प्रारब्ध हमारा है वो तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आज की हमारे इसमें। कई बार आपने देखा होगा ना, एक आदमी बेचारा सब कुछ ठीक ठाक कर रहा है, खाना भी ठीक है, लाइफस्टाइल ठीक है, और एक्सरसाइज भी कर रहा है, और स्पिरिचुअल भी है, मंदिर भी जा रहा है रोज़, उसको कैंसर हो जाता है। हमने तो बहुत पेशेंट देखे हैं ऐसे। तो वो कैसे हुआ? उसको कोई लॉजिक तो दिख नहीं रहा उसमें, जो लॉजिक की बात कर रहे हैं आपकी, कोई लॉजिक समझ नहीं आता। तो ये लॉजिक काम करता है कि कोई पिछले जन्म का कोई ऐसा कर्म है, उसका फल मिल रहा है। तो इसके लिए भी चिकित्सा आयुर्वेद में लिखी है। उसको कहते हैं दैव विपाश्रय चिकित्सा। दैव मतलब पूर्व जन्म। तो उसमें मंत्र है, उसमें तीर्थ गमन है, उसमें उपवास है, उसमें यज्ञ है। तो हमारे जीवाग्राम में हम ये तीनों तरह की चिकित्सा करते हैं। तो इसमें सर क्या एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड देखना पड़ता है? मतलब पता कैसे चलता है कि इसको क्या रेकमेंड करना है, इनको मंत्र देने हैं, इनके लिए पूजा करनी है? नहीं, एस्ट्रोलॉजी डेफिनेटली इसमें काम करती है। आपके जो बर्थ चार्ट देखा जाता है, आपके कौन से ग्रह हैं, आपका कौन सा उस समय पर कौन सी दशा चल रही है, वो भी देखा जाता है। और इसके साथ साथ जो है, जब आप पेशेंट से बातचीत करते हैं, देखिए अल्टीमेटली अगर इसको हम बहुत रैशनल लेवल पर देखें, लॉजिकल लेवल पर, एक तो ये मैंने डीपली समझाया, तो मेन गोल है कि जो पेशेंट है उसको हम किस तरह से कॉन्फिडेंस उसका डेवलप करें। मान लो कैंसर हो गया किसी पेशेंट को, तो वो तो नेगेटिव हो गया। 50% तो आदमी नाम सुन के ही मर जाता है कि मुझे कैंसर हो गया मेरे। तो उसको पॉजिटिव करना है, उसकी जो अंदर की जो शक्तियाँ हैं, एनर्जियाँ हैं, उनको हमें थोड़ा सा रिजुबनेट करना है। तो ये सारी चीज़ें इस पर काम करती हैं। और आजकल तो साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। अभी पीछे हमारे दिल्ली के एक हॉस्पिटल में महामृत्युंजय मंत्र के ऊपर रिसर्च हुई थी, आपने शायद पढ़ा होगा अखबार में। और बड़ी मज़ेदार बात है, ऐसी काफ़ी सारी रिसर्च बाहर भी हुई हैं। 2 वर्ग में बांटा गया पेशेंट्स को। एक वर्ग में तो नॉर्मल दवाई दी गई, एक वर्ग में उनके लिए महामृत्युंजय का जाप कराया गया। और उनको पता नहीं था, पेशेंट को पता नहीं था कि उनके लिए कोई जाप कर रहा है, और उनको भी चिकित्सा उसी तरह। तो ये जो ग्रुप था जिनके लिए मंत्र उच्चारण किए गए, उनमें रिजल्ट बड़े गजब के देखे गए। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो डॉक्यूमेंट हैं, बाकायदा स्टडी हुई हैं। हम तो इससे कोई सरप्राइज होते नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ तो आयुर्वेद में तो लिखा ही हुआ है दैव विपाश्रय चिकित्सा। और आजकल आपने देखा होगा बहुत तरह की स्पिरिचुअल हीलिंग लोग करते हैं, रेकी करते हैं, चक्र हीलिंग करते हैं, और एनर्जी हीलिंग करते हैं, थीटा हीलिंग, अमेरिका तक में लोग आ रहे हैं। माइंडफुलनेस आपने सुना होगा आजकल शब्द,
माइंडफुलनेस ये हमारा 7वां वजह है। और ये जितना एनर्जी हीलिंग का काम चल रहा है आजकल, तो विदेशों में ऐसे ऐसे कुछ हीलर्स हैं जो भयंकर से भयंकर रोगों को कहते हैं कि भाई आपकी जो थॉट्स को अगर हम चेंज कर दें तो आपकी बायोलॉजी चेंज हो जाती है। तो ये वास्तव में ये असली आयुर्वेद है। तो मैं दर्शकों को कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा जो है अपने मस्तिष्क को खोलो और थोड़ा सा आयुर्वेद से जुड़ो। आयुर्वेद में हर रोग का इलाज है, और लॉजिकल इलाज है, साइंटिफिक इलाज है, बिल्कुल डेफिनेटली, और आपको समझा के किया जाता है। तो हमने अभी जीवा में ऐसे कुछ प्रोटोकॉल शुरू किए हैं, चाहे स्किन का सोराइसिस का केस है, चाहे वो आपका जोड़ों का दर्द का केस है, चाहे लीवर का केस है, चाहे वो किडनी का केस है। तो हम लोग क्या करते हैं कि क्योंकि आजकल जो भी बीमारी शरीर में हो रही है, आपने देखा होगा, हम तो प्रैक्टिस में रोज़ देखते हैं, लगभग 90% जो पेशेंट आते हैं शारीरिक रोगों को लेके, उनका जड़ कहीं ना कहीं माइंड, इमोशन, उसमें रिलेशन वहाँ मिलता है उनका, वहाँ से गड़बड़ शुरू होती है। तो हमने क्या किया है कि शरीर के लिए जो सिम्टम्स हैं उनके लिए मेडिसिन, माइंड के लिए माइंड वेलबींग कोच, फिर हमने न्यूट्रिशनिस्ट ट्रेन किए हैं, बहुत एक्सपर्ट, जो आपको पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान बताएंगे, और एक योगाचार्य जोड़ दिया, एक हेल्थ कोच। तो एक पेशेंट के साथ 5 लोग काम करते हैं लगभग 4-5 महीने तक। तो जो हमने देखा था कि पहले 6 महीने 8 महीने तक रिजल्ट नहीं आता था, अब दूसरे महीने में रिजल्ट आने लगा। तो दिस इज़ आयुर्वेद। आयुर्वेद इज़ वेरी साइंटिफिक। सर बहुत लोगों को ना कॉमनली ये कह दिया जाता है कि आपकी शरीर में आयुर्वेद के या वैद्य के थ्रू कि आपके शरीर में गर्मी है। हाँ जी, मोस्टली यही कहा जाता है। तो हर कोई पेशेंट को यही क्यों कहा जा रहा है कि भाई आपकी शरीर ऐसा में नहीं है, ऐसा हीट बढ़ रही है, ये हो रहा है? नहीं, तीन हमारे शरीर में बेसिक एनर्जी है। मैं थोड़ा सिंपल तरीके से समझाता हूँ। इनके नाम तो हैं वात, पित्त और कफ। तो बॉडी में जितना भी आपका मूवमेंट हो रहा है ना, जैसे खून का सर्कुलेशन है, आपने खाना खाया, वो अंदर गया, फिर पचा, ये जो मूवमेंट है, चाहे वो नर्वस सिस्टम की मूवमेंट है, चाहे वो वेस्ट प्रोडक्ट्स की मूवमेंट है, इसको एक एनर्जी कंट्रोल करती है, उसका नाम है वात। दूसरी एनर्जी है पित्त। पित्त का मतलब है सिंपल भाषा में फायर, गर्मी। ये पाचन का काम करती है। जो कुछ भी आप खाते हो, केवल खाना नहीं, जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो, जो आप पढ़ते हो। कई बार कहते हैं ना यार ये हजम नहीं हुई बात, है ना कहते हैं ना हजम नहीं हुई, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं, उसको भी हजम करना पड़ता है। और अगर हजम नहीं होगी तो मैंने पहले बताया ना, आम बनेगा। तो मेंटल लेवल पर भी अगर आपको कोई चीज़ हजम नहीं हुई और मेंटल लेवल पर आप कॉन्टिन्यूसली कंज्यूम कर रहे हैं कंटेंट, तो उसकी तो लिमिट है ना। तो आजकल मेंटल आर्म भी है। मेंटल आर्म से फिर डिप्रेशन आता है, एंग्जाइटी आती है, फिर वो थॉट्स आती हैं, नेगेटिव सुसाइडल थॉट्स आते हैं। आजकल कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं। या फिर ये जितना कॉन्सेप्ट पूरा जो है कि आजकल वो अपना जेंडर ही पता नहीं है लोगों को, अपनी आइडेंटिटी नहीं पता। तो ये जो सारा जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये आयुर्वेद ही है। और इसमें जो मुख्य रूप से अगर हम देखें तो मेन चीज़ वही है कि किस तरह से हम अपने आप को समझें, अपनी प्रकृति को समझें, और उसके अनुसार अपना खान पान, अपना लाइफस्टाइल, अपने परफ्यूम्स, आपके कलर्स, आपका इवन पार्टनर चुन सकते हैं आप। देखिए आपको उदाहरण देता हूँ, थोड़ा सा मैं पहले इस टॉपिक को समाप्त कर लूँ। तो पित्त समझ आ गया, मेटाबॉलिज्म, और एक है कफ, तीसरी एनर्जी। कफ का सिंपल मतलब है जो सारी चीज़ों को चिपका के रखता है, आम भाषा में बलगम कह देते हैं ना, तो म्यूकस। तो जैसे हमारी हड्डियां हैं, उसके साथ हमारी मसल्स हैं, उसके साथ लिगामेंट्स हैं, उसके साथ और चीज़ें जुड़ी हुई, ये कफ है, ये स्ट्रक्चर देता है हमें। तो ये जो आपने पूछा कि आपको गर्मी है, सबको गर्मी नहीं होती। किसी किसी को हम कहते हैं आपको वात बढ़ी है, किसी को अगर कंजेशन है, दमा है, नाक बंद है, साइनस है, उसको कहेंगे भाई तेरा कफ बढ़ गया है। जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण वो वात है। वात से 80 प्रकार के रोग होते हैं, पित्त से केवल 40 प्रकार के होते हैं, कफ से 20 प्रकार के होते हैं। तो इसलिए कई बार मैं कहता हूँ कि वात हमारी मात हैं और पित्त हमारे पिता, कफ हमारे दादू हैं, फिर काहे की चिंता। ये मैं सिंपल समझाने के लिए, जैसे घर में माता सारा काम माता चलाती है ना, तो वात हमारी माता है। पिताजी क्या करते हैं, बाहर जाते हैं, पैसा कमाते हैं, उससे ट्रांजैक्शन होता है, यानी कि हम कपड़े खरीदते हैं, भोजन। तो अंदर पित्त क्या करेगा, जो खाना गया उससे खून बनाया, उससे हड्डियाँ बनाई, वो ट्रांजैक्शन का काम कर रहा है। और दादाजी सबको जोड़ के रखते हैं।
तो ये मेरे ख्याल ज़्यादा आसान से समझ आएगा। और फिर दूसरी चीज़ सरल है, स्वस्थ रहने का मूल मंत्र है सुबह शाम जो करेगा इन तीनों को प्रणाम, सुख शांति घर आएगी, रोगों का काम तमाम। यानी कि एवरी मॉर्निंग व्हेन यू वेक अप जस्ट लुक एट योर वात पित्त कफ, भाई वात माता जी प्रणाम कर लो, ठीक हो आप, कोई प्रॉब्लम, मतलब चेक कर लो अपने आप, कहीं पर आपको जो है सर्कुलेशन की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा, कहीं कहीं ठंडे हाथ ठंडे पैर तो नहीं हो रहे, कहीं सुन्न तो नहीं हो रहा। सिंपल सी बात, देख लो, 1 मिनट लगता है, उठ करके बैठ के देख लो, खाना पच तो रहा है ठीक से, सुबह उठे कल के पिज़्ज़ा की डकार अभी तक आ रही है ऐसा होता है ना, यही हो रहा है मुझे लग रहा है। रात को जो खाया था वो सुबह भी डकार आ रही, मतलब पित्त नाराज हो गए, अभी पिताजी खुश नहीं है आपके। तो ये देखना है आपको, और ऐसे ही कफ को चेक कर लो, भाई ठीक है, सब चीज़ कहीं ढीले तो नहीं होगे जॉइंट्स आपके, तो इनको आप सुबह शाम चेक कर लो तो आप बीमार ही नहीं होगे। और इनको ठीक रखने का मूल मंत्र सिंपल सा है। सबसे पहली चीज़ है कि आप ये देख लो कि आपकी प्रकृति कौन सी है। प्रकृति का मतलब है कि हर व्यक्ति के अंदर जन्म से ही ये तीनों दोषों का रेशो अलग होता है। किसी को देखा होगा आपने, दुबला पतला, उसमें वात की ज़्यादा अधिकता है जन्म से, उसकी प्रकृति है, रोग नहीं है। एक जगह टिक कर नहीं बैठता हो, देखा होगा ना आपने, अभी यहाँ बैठा है फिर वहाँ सबको डिस्टर्ब करता रहेगा, पतली हड्डियाँ उसकी दिख रही है, मसल्स है ही नहीं उसमें, हल्का फुल्का वायु की तरह, तो वो वात प्रकृति है। कुछ होते हैं पित्त प्रकृति, बिल्कुल गर्म, 1 मिनट में गुस्सा नाक पे रखा है, जो दिमाग में आया आज ही ख़त्म करके सोना है, देखी जाएगी कुछ भी। आज बहुत इंडस्ट्रियस लोग, जो एंटरप्रेन्योर जो होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, दीज आर पीपल हु आर लीडर्स, जो लीडर होते हैं, पॉलिटिशियंस बड़े बड़े होते हैं, वो फायर है उनके अंदर, वो बीमारी नहीं है, उनका नेचर है, वो समझना चाहिए। कफ वाले हैं उसमें पृथ्वी तत्व ज़्यादा है, वो अपना आराम से स्लोली, उनको आप कहोगे ना यार ये फिनिश करना है। ऑफिस में अगर कोई ऐसा कफ वाला होगा, उसको बोलो ये काम ख़त्म करना है आपको फ्राइडे तक, और मंडे को आपने टास्क दिया तो वो फ्राइडे आफ्टरनून ही शुरू करेगा उसको, वो कहेगा यार कल करेंगे। खास तौर से अगर उनको बोलो एक्सरसाइज, मंडे से शुरू करेंगे, वो मंडे नहीं आता उनको। तो ये बीमारी नहीं है, प्रकृति है। कफ वाले और भारी भरकम होते हैं, उनका कभी वेट लूज़ नहीं होगा। कई लोग बेचारे आते हैं, महिलाएं आती हैं, सर सब कुछ ट्राई कर लिया, वेट लूज़ नहीं हो रहा। मैंने कहा क्यों परेशान हो रहे हो, आपकी कफ प्रकृति है। जस्ट लव योर सेल्फ, अपने शरीर को प्यार करो ना। क्यों आप एक ये फैला दिया है लोगों ने कि दुबली पतली महिला ही सुंदर है, ऐसा एक फैला दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। हर व्यक्ति की प्रकृति अलग है। वेट से भी बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को? नहीं, वेट से प्रॉब्लम होती है डेफिनेटली। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिसकी कफ प्रकृति है उसमें नेचुरली थोड़ा सा उसकी बॉडी हैवी होती है, क्योंकि पृथ्वी तत्व अधिक है। जो फायर वाला है वो मीडियम बिल्ट होगा, जो एयर वाला है वो दुबला पतला। अब यही हमारी जब प्रकृति मालूम चल जाएगी, मान लो आपकी पित्त प्रकृति है और आप सुबह उठ करके कॉफ़ी पीते हो, उसके बाद पराठे के साथ अचार खाते हो, थोड़ा दही खा लेते हो, ये सब गर्म तासीर की चीज़ें बता रहा हूँ। फिर दिन में थोड़ा दही भी गर्म है, दही उसमें लैक्टिक एसिड ही होता है, और अच्छा हीटिंग होती है, छाछ ठंडी होती है। तो आपने गर्म चीज़ खानी शुरू कर दी, फिर आप जो ऑफिस में गए वहाँ एक और चाय पी ली, लंच में भी कुछ थोड़ा सा फ्राइड खा लिया, शाम को थोड़ा सा जो है एक ड्रिंक भी लगा लिया, तो क्या हुआ, आपकी पहले ही आग लगी हुई थी और आग बढ़ा दी, पेट्रोल बढ़ा दिया सारा। हाँ जी। तो फिर आपको क्या शुरू होगा, सबसे पहले एसिडिटी। अब इसको नेगलेक्ट कर, इसके लिए क्या करोगे आप, एक एंटासिड ले लोगे और चाय फिर पी लोगे ऊपर से, वही जो है पेट्रोल डाला, पानी भी डाल दिया थोड़ा फिर आपको जो एक्ने पिंपल्स निकलने शुरू हो जाएंगे, फिर बाल उड़ने शुरू हो जाएंगे, फिर आपके जो है इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, डॉक्टर कहेगा गैस्ट्राइटिस होगी, फिर कोलाइटिस होगी, फिर आपको खून आ जाएगा, नाक से खून आ जाएगा, ब्लड उसमें स्टूल में आ जाएगा। ये पित्त की प्रॉब्लम है। तो गलती कहाँ हुई, आपको अपनी प्रकृति मालूम नहीं। यानी कि सिंपल भाषा में कहें, आपकी गाड़ी तो थी पेट्रोल की, उसमें डीजल डाल रहे थे आप रोज़। तो इसलिए हम कहते हैं कि अपनी प्रकृति को समझो तो आप बीमार ही नहीं होगे कभी। उसी के अनुसार एक्सरसाइज करो। पित्त वाला जो है वो ओवर एक्सरसाइज नहीं कर सकता, वो 2 घंटे जिम करेगा तो डेफिनेटली उसके शरीर में हीट बढ़ जाएगी। कफ वाला कर सकता है, वात वाला क्योंकि ऑलरेडी मोबाइल है ना, उसको योगा करना चाहिए, ग्राउंडिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर वात वाला जॉगिंग कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, तो वो वात बढ़ेगी उसको नींद नहीं आएगी रात को। तो बहुत बढ़िया ये नॉलेज है, सभी से मेरा निवेदन है इसमें आप ज्वाइन करो, आयुर्वेद को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। इवन आपको पार्टनर भी चाहिए ना,
अब मान लो कफ वाला पति है और वात वाली पत्नी है, तो कफ वाला तो दोनों वर्किंग है ना, तो जो कफ वाला पति है वो तो सोच रहा है कि यार अब फ्राइडे इवनिंग आ गई, अब जाके 2 दिन आराम से सोएंगे घर पर, बैठेंगे मैच देखेंगे, जो भी उसका मूड है कि बस बहुत रिलैक्स करूंगा। वात वाली पत्नी तो टिक नहीं सके क्योंकि उसका नेचर है, ये बीमारी नहीं है, ये नेचर है उसका। वो पहले ही सोच रही है फ्राइडे इवनिंग है, बाहर जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, मौज काटेंगे, मूवी देखेंगे, थोड़ा खाना पीना खाएंगे, तो वो फ़ोन करेगी उसको कि आज बाहर जाना है। अब बेचारा वो तो बहाना लगाएगा ना कुछ, वो कहेंगे यार मेरा तो आज पेट में दर्द हो रहा है, बस यहाँ से झगड़ा शुरू। सर ये आपने एक नई फील्ड दे दी, अगर पति पत्नी किसी को चूज करना है तो ये भी देखो बैठ के। हमारे यहाँ तो हम आयुर्वेद में करते हैं, आयुर्वेदिक मैट्रिमोनियल। अच्छा, हमारे यहाँ आयुर्बेबी प्रोग्राम भी, आयुर्बेबी। देखिए जब आप बच्चा पैदा करने जा रहे हो तो बहुत सीरियस काम है। आपके घर में कोई वीकेंड में कोई मेहमान आए तो कितने दिन पहले प्लानिंग करते हैं, भाई मटर पनीर बनाएंगे, छोले बनाएंगे, उसकी तैयारी करते हैं। ये कंसेप्शन ऐसे ही हो जाता है। तो इसलिए आजकल बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, उनका माइंड बिल्कुल रेस्टलेस है। तो हमारा एक आयुर्बेबी प्रोग्राम है कि अगर आप अच्छा स्वस्थ बेबी पैदा करना चाहते हैं तो 3 महीने पहले हमारे पास आइए, कंसेप्शन से 3 महीने पहले। तो उसमें 1 महीना पहले दोनों पार्टनर्स का डिटॉक्स कराते हैं, शारीरिक, मानसिक, इमोशनल, हर लेवल पर। फिर 2 महीने उनको नरिश करते हैं। देखिए आपको अच्छी फसल चाहिए तो क्वालिटी ऑफ सीड अच्छा होना चाहिए ना। पहले तो भूमि अच्छी हो, फर्टाइल, फिर उसमें बीज अच्छी क्वालिटी का डालो। तो बीज भी जो है बेकार है, इसलिए तो आजकल कितना IVF कितना चल रहा है। आजकल जो है इनफर्टिलिटी यंग लोगों में इतनी बढ़ चुकी है क्योंकि उनको पता ही नहीं है। तो ये हमारा एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है और आज पूरी दुनिया में है आयुर्बेबीज़, और वो हमें लिखते हैं कि सर ये बच्चा हमारा बीमार ही नहीं होता, उसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, दूसरे बच्चों से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी है। तो आयुर्वेद में हर चीज़ का सॉल्यूशन है। आप हमें बताइए, समाज की कोई प्रॉब्लम हो, परिवार की कोई प्रॉब्लम हो, केवल बीमारी नहीं, पूरे वर्ल्ड की कोई प्रॉब्लम हो, उसका सॉल्यूशन आपको आयुर्वेद में मिलेगा। और आयुर्वेद बनाया इसलिए था। अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें, जो आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया था, स्पिरिचुअलिटी में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, मेडिटेशन में, पूजा पाठ में, मंत्र जप में, वो आप बिना आयुर्वेद के नहीं कर सकते। हमारे यहाँ कहते हैं धर्मार्थ कामोक्षाणाम आरोग्यम मूलम उत्तमम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। तो धर्म मतलब स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा है, मोक्ष भी स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा है, मुक्ति चाहते हैं, उसी के लिए तो स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं। अगर आपको मोक्ष चाहिए और आप धर्म का पालन करना चाहते हैं तो उसके लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। एक बीमार आदमी मेडिटेशन नहीं कर सकता। हल्का सा जुकाम हो रहा है, आप मंत्र जप करने बैठ जाओ, नहीं कर पाओगे आप। आज की प्रॉब्लम क्या है हमारी मॉडर्न सोसाइटी की, कि 2 ही पहिए रह गए कार के, ये 4 पहिए हैं, इनमें से अर्थ और काम। पैसा बनाओ मौज करो, पैसा बनाओ मौज करो, ये मूल मंत्र हो गया। तो धर्म छोड़ दिया और मोक्ष का पता ही नहीं है। तो इसलिए जो हमारे जो चाहे वो यूथ हैं, चाहे हमारी सोसाइटी है, वो 2 पहियों पर गाड़ी घिसट रही है। सर लेकिन थोड़े बड़े होने के बाद 50 या 55 के बाद तो लोग थोड़ा सा करते हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ। स्टार्टिंग में पैसा कमा रहे हैं, मौज काट रहे हैं, उसके बाद कुछ लेकिन भाई वो थोड़ा लेट हो जाता है। लेट हो जाता है। इसका कोई उम्र नहीं होती। गाड़ी तो आपको स्मूथली चला ली ना। आप कहोगे जब मैं 50 का हो जाऊंगा तब दूसरे पहियों में हवा भर लूँगा, तो वो तो आपने गाड़ी ऑलरेडी, क्योंकि जो आपका बचपन में संस्कार पड़ गया या यूथ एज में जो कुछ आपने अभ्यास किया है जीवन भर, वही ओल्ड एज में होता है। इसलिए ओल्ड पीपल भी परेशान है आजकल। हमने देखा है ऐसे लोग जो 86 साल के हो गए, 87 साल के, उनको कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब चीज़ ठीक है, लेकिन इमोशनली अभी अटैचमेंट नहीं छोड़ पाए। वो सब कुछ ठीक है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, रोटी मिल रही है, तो अब तो भजन करना चाहिए, अब तो बिल्कुल ही कुछ समय बचा ही नहीं है। लेकिन वो जी नहीं, मेरा पोता, मेरा ये, उसका ये हो जाए, उसी में पड़ा हुआ है, क्योंकि संस्कार नहीं डाला ना। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी शुड स्टार्ट एट ए यंग एज। ये तो हमारा पार्ट ऑफ दी, हमारी आत्मा का भोजन है ना ये। हमने शरीर को भोजन खिला दिया, जो आप कह रहे हैं कि मौज काटो तो मौज तो मन के लिए है ना, और शरीर के लिए, आत्मा के लिए क्या है? तो आत्मा का भोजन है परमात्मा।
तो परमात्मा के साथ भी जुड़ना चाहिए रोज़, चाहे 5 मिनट के लिए जुड़ें। सर जैसे आपने पित्त वाले का बताया कि उसे क्या क्या या कैसा सुबह खाना चाहिए या क्या करना चाहिए, वात और कफ वाले का क्या रहता है? सिंपल रूल है। वात के गुण देख लो कौन से हैं। वात जो है मोबाइल है, चलती है। वात जो है हल्की है और रूखी सूखी होती है, ड्राई। तो जैसे कि हवा चलती है होठ फट जाते हैं ना, तो ये उसके गुण हैं। इसका मतलब हमें देखना है कि रूखी सूखी चीज़ नहीं खानी, ठंडी चीज़ नहीं खानी, हल्की चीज़ जैसे पॉपकॉर्न, वेफर्स या जो पापड़, ड्राई, क्रंची, क्रिस्पी, ये नहीं खाना। लाइक इंक्रीजेज लाइक, ये सिंपल रूल है। जिसके गुण उसके बराबर जैसे होंगे उसको बढ़ाएगी। उसके विपरीत वाली, अब वात को अगर कम करना है तो गर्म चीज़ लीजिए, थोड़ा सा घी डाल के खाइए, लुब्रिकेशन। ड्राई है ना तो उसको लुब्रिकेट कर लो, जिसलिए जोड़ों में कहते हैं ना तेल लगा लो, तो उससे आराम मिलता है। क्यों? क्योंकि अंदर वात ने सुखा दिया है। डॉक्टर कहता है ना भाई ग्रीस ख़त्म हो गया आपका, तो वो ग्रीस क्यों ख़त्म हुआ? मैं हमेशा एक बात कहता हूँ सभी से कि आपके शरीर में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, पहली चीज़ तो जैसे ही प्रॉब्लम हो तुरंत उसको एड्रेस करो, उसको निगलेक्ट मत करो। और पहला क्वेश्चन ये पूछो कि ये क्यों हुआ, आपको उत्तर मिल जाएगा वात पित्त कफ के अंदर ही। यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो कहीं मूवमेंट की प्रॉब्लम होगी, या आपको पाचन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, या बलगम वगैरह की प्रॉब्लम, यही 3 प्रॉब्लम है। और अगर समझ ना आए तो हमारे से कॉल कर लो, हम बता देंगे, 1 मिनट में बता देंगे हम क्या प्रॉब्लम है। कृपया करके किसी भी रोग के लक्षण को दबाने की कोशिश ना करें। आजकल हम क्या कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर हो गया, एक गोली शुरू कर दी, डायबिटीज़ होगी, दूसरी गोली शुरू कर दी, अब थायराइड हो गया, तीसरी गोली शुरू कर दी, फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, एक उसकी गोली आ गई, फिर डॉक्टर कहता है एक खून पतला करने वाली गोली ले लो भाई, हार्ट की प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ऐसे ऐसे करके जो है 15 गोली रोज़ खा रहे हैं। भाई क्यों खा रहे हो? आप उसकी जड़ को पकड़ लो। जैसे कि आपको मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण एक समझाता हूँ, रियल केस स्टडी बताता हूँ। मैं वृंदावन में एक क्लिनिक करता था हर संडे को, जब मैंने काम शुरू किया तो वहाँ पर एक इस्कॉन का मंदिर है, तो वहाँ जा कर के मैं बैठता था। तो एक लेडी आई अमेरिका से, नर्स थी वो। तो वो नर्स वहाँ पर आई थी इसलिए क्योंकि वो कृष्ण की भक्त थी। तो आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं भाई अगर लास्ट मोमेंट पर बनारस में जाएं, ऋषिकेश में जाएं या किसी धाम में जाके मृत्यु हो तो मोक्ष हो जाता, ऐसा सुना है ना आपने। तो उसका अपना कृष्ण जी में प्रेम था, तो उसको डॉक्टर ने कहा था कि भाई 3-4 महीने में आपकी मृत्यु हो जाएगी। अब इसकी बड़ी सी अच्छी स्टोरी है, इसको सुनिए ध्यान से और इससे समझ आएगा कि हम कैसी गड़बड़ करते हैं। तो वो उसको शुरुआत कहाँ से हुई कि वो पित्त प्रकृति की थी और वो गुजराती फैमिली की थी। तो गुजराती में ये चलता है काफ़ी, अचार चटनी वटनी काफ़ी। तो उसने पित्त प्रकृति अपनी जानी नहीं और खाना पित्त वाली खाते रही, तो उसको सबसे पहले पेट में अल्सर हुआ। भाई ज़्यादा अगर गर्मी बढ़ेगी तो वहाँ सूजन होगी, फिर छाला बन जाएगा। ये तो कॉमन सी बात है, मुंह में छाले हो जाते हैं गर्म चीज़ खाने से। तो जब छाला हुआ अल्सर, तो वहाँ तो अमेरिका की एडवांस मेडिकल साइंस है, उसको ऑपरेट कर दिया उन्होंने। लेकिन उसका अचार चटनी वटनी बंद नहीं हुआ। 2-3 साल वो उसके ड्यूडनम जो अगला हिस्सा है उसमें छाला हो गया, ड्यूडनल अल्सर हो गया उसको। फिर डॉक्टर के पास, फिर कुछ दिन दवाई, फिर उसको काट के निकाल दिया। आगे चल के उसकी इंटेस्टाइन ब्लॉक होगी, आंतों में ब्लॉकेज होगी। फिर कुछ दवाई वाई ली, काम नहीं हुआ, फिर आंत काट के निकाल दी उसकी। तो ये पूरा सिस्टम ही काट दिया। फिर उसके हार्ट में एक ट्यूब लगा दी कि इसमें से रोज़ थोड़ा सा केमिकल न्यूट्रिशन डालते रहो तो आप जीवित रहोगे। फिर डॉक्टर ने कहा कि 3-4 महीने और चलोगे, मर जाओगे आप। तो वो ऐसी घूमती फिरती मेरे क्लिनिक में आ गई वहाँ, ऐसी क्यूरियस कि आप क्या करते हो। मैंने कि हम आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने भी उनसे पूछा आपकी ये ट्यूब कैसी लगी हुई है? कह रहे मैं तो मरने के लिए आई हूँ यहाँ पर। तो मैंने सोचा भाई मरने के लिए तो आई है कि मैं थोड़ा ट्राई कर लेते हैं मर तो रही है, हमारा इसमें कोई नुकसान तो है नहीं। तो मैंने उससे अच्छी तरह से बात की कि हमारी चिकित्सा इस तरह से होती है। तो कह रहे कि ठीक है, यू कैन ट्राई। तो मैंने जब समझा तो क्या इसमें हुआ, पित्त बढ़ा था, पित्त का था ना उसका, मेन पित्त से ही उसका काम बिगड़ता चला गया। तो मैंने सबसे पहले उसको कहा कि आप जो है ना, आपको मैं थोड़ा सा कुछ देता हूँ लिक्विड फॉर्म में, इसको थोड़ा पी के देखिए। मैंने पित्त को कम करने के लिए एक लिक्विड बनाया, आंवला वगैरह डाल करके उसमें, वो उसने पी लिया, उसको पच गया। फिर वो ये होने लगा कि उसको थोड़ा मोशन भी आने लगा। तो मैंने कहा ये तो अच्छा साइन है भाई, रास्ता खुल गया इसका मतलब, ऊपर से गया नीचे मोशन भी आ गया।
तो फिर हमने उसको थोड़ा थोड़ा खाना पीना शुरू, लिक्विड डाइट वो भी शुरू की, वो भी पचने लगी उसको। मैंने कहा ये तो ठीक हो गई। फिर हमने कहा कि ये ट्यूब अब निकाल दो आप। तो हमने कहा हमसे तो निकलेगी नहीं। एक सर्जन के पास भेजा मथुरा में, उसने ट्यूब निकाल दी। उसके बाद वो 3 साल तो वृंदावन में रही, उसके बाद अमेरिका वापस चली गई। अच्छा। हाँ जी। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे यहाँ आते हैं जो कॉमन सेंस, मैं कहता हूँ कॉमन सेंस नहीं लगाते लोग। ये ले आएंगे जी सर्वाइकल हो गया। मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूँ भैया हुआ क्या है ये बताओ। अजी ये फाइल देख लो जी, हमारी इतनी बड़ी फाइल ले आएंगे, उसमें सारी MRI ये आप देख लो। मैंने कहा ये तो देख लूँगा, अब हुआ क्या ये बताओ। क्या ये तो नहीं पता जी, सर्वाइकल हुआ है। तो मैंने कहा कुछ नहीं हुआ, आपकी मांसपेशियाँ टाइट हो गई है ना। उसका पोस्चर, उसका कारण मोबाइल लेके बैठे रहते हैं दिन भर मोबाइल पर ये टाइट हो जाती है। तो मैंने कहा इसमें थोड़ा तेल लगाओ, मालिश करो, सिकाई करो। वो कहा जी आराम मिल गया इससे तो। हाँ थोड़ा डीपर प्रॉब्लम है तो उसकी मेडिसिन भी है हमारे पास। हमारे यहाँ पंचकर्म की चिकित्सा बहुत अच्छी थेरेपीज़ हैं। ऐसे ऐसे पेशेंट जो स्ट्रेचर पर लेट करके आते हैं, आप 1 महीने हमारे यहाँ आते हैं, उसके बाद पैदल चल के जाते हैं। मतलब कोई, ये मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोई जादू है ये, दिस इज़ नॉट मैजिक, ये साइंस है। और आयुर्वेद की चिकित्सा जो है वो पर्सनलाइज्ड है। हर व्यक्ति की चिकित्सा उसकी प्रकृति देख करके, उसके रोग का कारण देख करके फिर हम लोग करते हैं। सर प्रकृति कैसे पता चलती है, कैसे देखते हो आप? नाड़ी से देखते बहुत हो? नहीं, एक सिंपल सा टेस्ट है। आप हमारी वेबसाइट पर अगर जाएं jiva.com पर, वहाँ पर एक VPK टेस्ट, वात पित्त कफ, या हमारे यहाँ फ़ोन करेंगे तो आपको वैसे भी भेज देंगे। तो हम तो एक स्कूल भी चलाते हैं फरीदाबाद में। हमने ये प्रयास किया है कि बच्चों को बचपन से ही आयुर्वेद से जोड़ें। हमारे स्कूल में हर बच्चे को अपनी प्रकृति मालूम है और उसके पेरेंट्स को भी मालूम है। अब वात प्रकृति का बच्चा, अब देखिए वात मतलब मोबाइल, रेस्टलेस, हाइपर, वात प्रकृति का बच्चा है क्योंकि जन्म से वात है उसको, तो वो तो खैर वो उसका नेचर है। अब उसको आप कोल्ड ड्रिंक पिला रहे हो, उसको आप चिप्स खिला रहे हो रोज़, तो आप वात वाला ही भोजन करा रहे हो, तो वो जो है बिल्कुल इतना हाइपर हो जाएगा कि फिर डॉक्टर के पास ले जाएंगे, वो कहेंगे इसको जी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर हो गया इसको, फिर उसको गोली शुरू कर देते हैं। जबकि प्रॉब्लम क्या थी, आपने उसको समझा नहीं उसकी प्रकृति क्या है। उसको थोड़ा घी खिलाते, दूध पिलाते, थोड़ी उसके बॉडी में मालिश करते तो बिल्कुल ठीक रहता। तो हम लोग अपने स्कूल में ये सारा प्रोग्राम भी चलाते हैं। यूनिक स्कूल है अपने आप में। उसमें हम लोग जो है बच्चे का ये भी देखते हैं कि कौन सा नेचर है उसका। जैसे आपका ये जो शो चलता है, इसमें मैं अगर आपको बताऊं, ये आपका नेचर है। ऐसा नहीं कि आप इसको बोझ समझते हो। देखिए कोई चीज़ जब सफलता प्राप्त करती है, उसमें ये बहुत बड़ा रोल होता है कि जो करने वाला व्यक्ति है वो उसको एंजॉय कर रहा है। इसलिए मैंने शुरू में कहा कि आप बिल्कुल कूल वे में बात करते हो क्योंकि आप इसको एंजॉय करते हो। अगर आप इसको बोझ समझ के करोगे तो वो फीलिंग नहीं आएगी उसमें। तो हमारे स्कूल में हर बच्चे का 9 प्रकार के नेचर हैं, उसका कौन सा नेचर है और उसको किस प्रोफेशन में जाना चाहिए। हर बच्चा स्वाध्याय करता है, जो स्पिरिचुअलिटी की हम बात कर रहे हैं, लास्ट पीरियड में स्वाध्याय होता है। बहुत गजब का स्कूल है, नो बेल स्कूल है, जो आजकल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आजकल आ रही है गवर्नमेंट की, वो हम पिछले 30 साल से चला रहे हैं। बट सर एक बात बताओ कि आयुर्वेदिक चीज़ों से, जैसे आपने बोला न्यूट्रिशनल, हाँ जी, आप वो भी देते हो कि वो ठीक हो जाए लोगों का, जी। तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं, कैसे न्यूट्रिशनली आप ठीक करते हो एक इंसान को? क्योंकि इसमें कम लोगों को पता है कि वैसे तो पता है कि भाई प्रोटीन ले लो एलोपैथी वाली फील्ड में, तो ये वाला बताओ। देखो न्यूट्रिशन का क्या होता है कि हर चीज़, मान लो आपको, जैसे कि मैंने कहा कि अगर पेट में आपको गर्मी है, एसिडिटी या अल्सर हो गया है, तो उसमें आप अगर ऐसा कुछ न्यूट्रिशन लेंगे जो गर्मी कर देगा अंदर, तो हमें न्यूट्रिशन वो देना है कि जो आपको पोषण भी दे और साथ में गर्मी भी ना बढ़ाए, यानी कि जो आपके रोग का कारण है उसको ना बढ़ाए। दूसरा जो है, आयुर्वेद का न्यूट्रिशन थोड़ा सा अलग प्रिंसिपल है उसके। अब हर कोई प्रोटीन ही खा रहा है, लेकिन चलो प्रोटीन भी हमें ज़रूरत होती है, लेकिन प्रोटीन जो आप खा रहे हैं उसका सोर्स जो है वो नेचुरल होना चाहिए। अगर वो आर्टिफिशियल है या वो प्रोसेस्ड है, हम लोग प्रोसेस्ड फूड के एडवाइस नहीं करते क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव आ गए, केमिकल्स आ गए। भाई नेचुरल अपनी दाल खाओ, स्प्राउट्स खाओ, प्रोटीन बहुत है उसमें। सोयाबीन में बहुत प्रोटीन है। आप ताज़ा पनीर खा सकते हैं, या फिर जो है आप ऐसी चीज़ें हैं हमारे जो बादाम हैं, अखरोट हैं,
बहुत सारी चीज़ें हैं। सर वैसे पनीर के लिए भी कहा जाता है हाँ, कि ये पनीर वाला क्वेश्चन बहुत कंट्रोवर्शियल चीज़ थी ये, हमारे पॉडकास्ट पे हुई थी एक बार। हाँ जी, हाँ जी। पनीर और दूध दोनों के लिए बोला था। देखिए हमारे जो शास्त्र हैं वो प्रमाण हैं। हमारे आयुर्वेद में एक पूरा दुग्ध वर्ग है, दूध एक अलग से सेक्शन है दूध के ऊपर। उसमें गाय के दूध के गुण लिखें, भैंस के लिखें, बकरी के लिखें, भेड़ के लिखें, हथनी के लिखें, घोड़ी के दूध के लिखें, ऊँटनी के दूध के लिखें, और नारी के जो स्त्री का जो मिल्क होता है, मदर मिल्क, जो 8 प्रकार के उसमें मिल्क का वर्णन किया गया है। इसी तरह से दूध के आगे उसके अलग अलग उसके प्रोसेसिंग होती है, जैसे दही बनती है, उसकी छाछ तक्र बनती है, उसका मक्खन बनता है, उसका घी बनता है। तो उसमें एक किलाट करके शब्द है, किलाट और कुर्चिका, उसमें प्रोसेस भी लिखा है कि कैसे बनाना है। तो उसको हम मॉडर्न जो पनीर जो कहते हैं ना, उसको हम वहाँ से हम ले सकते हैं। तो उसको दूध को फाड़ के बनाया जाता है, वो जैसे छेना होता है ना, छेना भी बनाते हैं लोग। तो ये हमारे यहाँ पाक शास्त्र भी है, एक पुस्तक प्राचीन, जैसे हमारे जो वेद हैं उनमें अलग अलग विभाग हैं। उसमें कुकिंग का एक अलग से सेक्शन है, फूड का अलग से सेक्शन है। क्षेम कुतूहल करके एक पूरा एक शास्त्र है जिसमें अलग अलग रेसिपीज़ दी हुई हैं। तो आजकल लोग जो हैं, जो ये बोलते हैं कि दूध ना पिएं, पनीर ना खाएं, या जो भी बोलते हैं, ये प्रभावित हैं सब पाश्चात्य से। मैं जब विदेशों में जाता हूँ तो वहाँ सबसे कॉमन क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इज़ मिल्क गुड, दूध पीना चाहिए कि नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि 5 साल तक के बच्चे को ही दूध पीना चाहिए, उसके बाद नहीं पीना चाहिए। तो वो बाहर की स्थिति अलग है। पहली चीज़ तो बाहर अगर आप जाएंगे तो वहाँ गाय जो हैं, जिनको काऊ बोलते हैं, वो क्रॉस ब्रीड करके एनिमल बनाया उन्होंने। हमारे यहाँ तो ओरिजिनल काऊ है ना, देसी गाय जिसको है। तो देसी गाय का दूध आप देखो ना, इस पर साइंटिफिक कितने एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं कि इसके जैसा कोई पोषण नहीं है। अगर जो है इवन जो मदर मिल्क है उससे नेक्स्ट काऊ मिल्क होता है। जब बचपन में माँ का दूध पीता है बच्चा, उसके बाद गाय का दूध पीता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। सर और किस तरह की मिथ्स हैं जो आपको लगता है सोशल मीडिया पे काफ़ी बोला जाता है लेकिन उस देखिए सबसे जो मैं दर्शकों से एक निवेदन करूंगा, फिर दोबारा वही, कि सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लोग कुछ भी बोल रहे हैं। और आप तो पॉडकास्ट बहुत साल से कर रहे हैं, अब तो पॉडकास्ट की बाढ़ आ गई जिसको देखो वही पॉडकास्ट कर रहा है। भाई सबसे पहले थोड़ा होमवर्क कर लो। होमवर्क करते नहीं है, बस वो माइक लगाया, कैमरा, अब तो मोबाइल पे कर लेते हैं, मोबाइल पे कर लेते हैं लोग। तो अब ये भी तो एक ये उसी तरह की क्वेश्चन है आपका कि कैसे पता लगाएं भी कौन अच्छे ऑथेंटिक लोग हैं। तो उसके लिए पहले देखो कि भी इनकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ कौन लोग हैं, इनके पढ़े लिखे हैं। जैसे आपकी एक हिस्ट्री है पूरी, आपको ऐसी थोड़ी अभी उठ करके कहीं से आ गए हो, आपके एक फॉलोइंग है आपकी। तो ऐसे वो देखना चाहिए। और मैं तो इतना ही कहता हूँ सर, नहीं जैसे बोला गया, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि पनीर के लिए बोला गया कि बट आप कह रहे हो कि ये खा सकते हैं, अच्छी चीज़ है। ऐसी और कौन सी तमाम चीज़ें बोली जाती हैं जो गलत है, ये नहीं करना चाहिए? मैं वही तो कह रहा हूँ कि अब जैसे अब एक देखो क्या हो रहा है कि जैसे सबसे पहले देखना है कि आपकी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन है। जैसे कि हम भारत के लोग हैं, भारत में हम जो है कितने ही सालों से आपकी मान लो आपके परिवार में रोटी खाते हुए आ रहे हैं लोग कई जनरेशन से, तो आपकी जेनेटिक उसी के लिए, जीन्स उसी के लिए बनी हुई है। अब आ गया मल्टीग्रेन। अब ये नहीं कि मल्टीग्रेन कोई ख़राब चीज़ है। हमारे बचपन में, हम गांव के रहने वाले हैं, तो बेझड़ की रोटी बनाते थे, बेझड़ कहते थे उसको, चना जौ और सब, मतलब गेहूं की रोटी तो कभी कभी बनती थी जब कोई मेहमान आता था। तो अब ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई नई चीज़ है, लेकिन इसकी प्रमोशन ज़्यादा होगी। तो मल्टीग्रेन ठीक है, खा सकते हैं आप, लेकिन ऐसा नहीं कि गेहूं की रोटी बिल्कुल पॉइजन ही हो गई है। अनलेस जो गेहूं आप खा रहे हो वो जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, ये प्रॉब्लम आ गई है ना। जो मार्केट में मिल रहा है वो सही नहीं है। हाँ, वो सही नहीं है। आपको ढूंढनी पड़ेगी देसी वैरायटी, देसी गेहूं। ऑर्गेनिक भी जो उगा गया। तो मल्टीग्रेन को क्यों, मिलेट्स को क्यों लोग पसंद कर रहे हैं? क्योंकि बाजरे को अभी मॉडिफाई नहीं किया, अभी जौ को मॉडिफाई नहीं किया, अभी जो है चने को मॉडिफाई नहीं किया, गेहूं को कर दिया है। तो हमें थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना है। इसी तरह से जो है, जैसे कुछ कहते हैं पानी पीना चाहिए जी, ये बड़ी वो है, सुबह उठ के 2 लीटर पानी पीना चाहिए, कोई तो 4-4 लीटर पानी पी जाते हैं। बैठ के ही पीना चाहिए, खड़े होके तो जम जाएगा पानी घुटनों में। हाँ, घुटने में दर्द हो जाएगा। तो आयुर्वेद में, हम तो आयुर्वेद की बात करते हैं, आयुर्वेद में लिखा है कि पहले तो अपनी प्रकृति देखो आप। जैसे पित्त वाला है उसको थोड़ी ज़्यादा पानी चाहिए, हीट है, कफ वाले को उतना पानी नहीं चाहिए। और आयुर्वेद में लिखा है कि पानी जो है जब प्यास लगे उस समय थोड़ा थोड़ा पानी पीना चाहिए।
क्योंकि ज़्यादा पानी पीने से आपको इंडाइजेशन होगा, क्योंकि अग्नि है ना अंदर पचाने वाली, तो अग्नि अगर कम होगी तो आपको आम बनेगा फिर। तो ऐसे मिसकॉन्सेप्शंस आयुर्वेद को लेके, एक बड़ा कॉमन सा मिथ है कि भाई आयुर्वेद बहुत स्लो है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ बहुत स्लो काम करती हैं। बिल्कुल गलत है ये। आपको मैं फिर कहता हूँ कि एक उदाहरण है, मान लो किसी को डायबिटीज़ हो जाए तो कितने दिन दवाई खानी पड़ती है? पूरी जिंदगी। ब्लड प्रेशर हो जाए तो, थायराइड हो जाए तो पूरी जिंदगी। अब इधर आयुर्वेद में आ जाओ आप, अगर आपको थायराइड शुरू हुआ है, ब्लड प्रेशर शुरू हुआ है, या कोई भी ऐसा जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, तो आप हमारे पास आ जाओ। 4 महीने 6 महीने हमने तो प्रोटोकॉल बनाए हुए अभी। तो अब 6 महीने वर्सेस लाइफ लॉन्ग, अब कौन सा स्लो हुआ बताइए? पर अगर सर डायबिटीज है किसी को, तो उसको तो लंबे टाइम तक खानी पड़ेगी आयुर्वेद की भी। देखिए डायबिटीज़ का कारण क्या है ये देखना पड़ेगा ना पहले। डायबिटीज़ लाइफस्टाइल से भी होती है, बैठने से भी होती है, खाने से भी होती है, जेनेटिक भी है, इमोशनल प्रॉब्लम से, आजकल इमोशनल लोगों को बहुत हो रही है, दवाइयों के दुष्प्रभाव से होती है। बहुत लोगों को आपने देखा होगा, वो कहते हैं जी मैंने कुछ दिन कुछ स्टेरॉयड लेने पड़े थे, उससे मेरी शुगर बढ़ गई। तो हमें आयुर्वेद में देखना ये होता है कि आपका कारण क्या है। अगर हमने कारण को पकड़ लिया और सही टारगेट पर हमने जो है शूट कर दिया, तो फिर आयुर्वेद में चरक में लिखा है, हमारे चरक संहिता में लिखा है कि अगर आपका डायग्नोसिस सही है और आपको पैथोजेनेसिस यानी कि संप्राप्ति समझ आ गई है, तो फिर चिकित्सा तो बड़ी आसान है। उसको हमें जो उसका पूरा पैसेज है बीमारी का, कि भाई यहाँ सेडेंट्री लाइफ से शुरू हुआ, उसके बाद ये इसने मीठा ज़्यादा खाया, इसके बाद इसका जो अंदर गया तो आम बन गया, आम ने जो है फिर पेनक्रियाज में जाके ब्लॉकेज कर दी, फिर इंसुलिन बाहर नहीं निकल रही है और इसको जो शुगर बढ़ गई। आजकल जो है मैं बताऊँ आपको, अधिकतर लोगों में डायबिटीज़ हो रही है फैटी लीवर के कारण, और फैटी लीवर तो घर घर में है अभी। आप किसी को देख लो अल्ट्रासाउंड में ग्रेड 1, अच्छा उनको बताया दिया जाता है कि फैटी लीवर ग्रेड 1, कोई चिंता की बात नहीं, कोई मत इसको, ये चिंता की बात है। सर फैटी लीवर मोस्ट कॉमनली होता किस वजह से? फैट से होगा। कोई पर्टिकुलर चीज़ इंटेक करने से कुछ ज़्यादा खा रहा है उस चीज़? मोस्टली तो जैसे फैट बॉडी में, अगर वेट बढ़ेगा, ओबेसिटी होगी, तो लिवर पे फैट जमा होगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपने जैसे कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खाते हैं, हमारे रोटी चावल ये खाते रहते हैं, बैलेंस डाइट नहीं लेते, तो जब अंदर जाएगा तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बना, तो ग्लूकोज मतलब एनर्जी बॉडी को जितनी चाहिए वो चाहिए, जो बचेगी उसको वो फैट में जाके कन्वर्ट करके लीवर में जमा कर देती है, तो फैटी लीवर हो गया। तो आप थोड़े दिन फास्टिंग कर लो, खाना कम कर दो, आप वेट कम कर लो 2-3 किलो, आपका फैटी लीवर ठीक हो जाता है। और हमारे आयुर्वेद में तो बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं, लिवर की जो दवाइयाँ हैं वो आयुर्वेद में ही हैं। मॉडर्न मेडिसिन में अभी लिवर की कोई मेडिसिन नहीं है, वो केवल आपको सप्लीमेंट दे सकते हैं। तो आयुर्वेद में लिवर को लेकर के, या इवन क्रॉनिक जो कंडीशन होती हैं आयुर्वेद में, जैसे क्रॉनिक डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या फिर जो है न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हैं जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, मस्कुलोस्केलेटल डिजीज़ हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ आपने सुना होगा आजकल, ये तमाम रोगों का इलाज आयुर्वेद में हम प्रोटोकॉल के माध्यम से करते हैं। यानी कि एक डॉक्टर रहेगा, साथ में एक माइंड वेलबींग कोच रहेगा, एक साथ में न्यूट्रिशनिस्ट रहेगा, एक योगाचार्य रहेगा। इसको कहते हैं होलिस्टिक कंप्लीट 360 डिग्री ट्रीटमेंट। सर इसका खर्चा भी बता दो, जो जनता। खर्चा आयुर्वेद महंगा नहीं है, लेकिन आजकल लोगों ने कुछ बनाए हुए हैं सिस्टम, हमारे यहाँ पैकेज नहीं होता। आपके सिस्टम की बात करते हैं, हमारे यहाँ एवरेज मंथली अगर कोई आपके हाँ, पास तो एवरेज अगर मंथली मैं कहूँ तो मंथली जो दवाई होती है टोटल इंक्लूडिंग जो सब दवाई एंड सब केयर और हाँ सब कुछ मिला करके, उसमें मुश्किल से कोई 2,500-3 हज़ार रुपये पर मंथ की दवाई होती है, विच इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। हाँ, अगर ये है कि कोई किसी को पंचकर्म वगैरह कराना है, वो एक प्रॉपर अलग जा कर के उसका फिर थोड़ा सा एडिशनल। लेकिन आयुर्वेद महंगा नहीं है, लेकिन आजकल महंगा बना दिया है लोगों ने, आयुर्वेद को बहुत एक्सपेंसिव कर दिया लोगों ने। थोड़ा नज़रिया सा बदल दिया आपने, ऐसे कोई की बीपी है, शुगर है, हार्ट में कुछ हो रहा है, तो इंसान को पहले ये देखना चाहिए कि नेचर क्या है या खाना किस खाने से हो रहा है, फिर वो रियल दिक्कत तब पता चलेगी। पहला क्वेश्चन कोई भी बीमारी हो आपको, पहला क्वेश्चन क्यों हुआ मुझे ये बीमारी। मेरे घर में दूसरा व्यक्ति भी, वो भी उसी घर में रह रहा है, वही खाना खा रहा है, इसको क्यों नहीं हुआ। तो आपके अंदर कोई, या तो प्रकृति आपकी अलग है, उसकी अलग है, या आप ज़्यादा खा रहे हो, वो कम खा रहा है, या आप बार बार खा रहे हो,
मोस्टली रोग तो खाना पीना और लाइफस्टाइल। क्योंकि एलोपैथी में तो यही चल रहा है कि भाई हार्ट की प्रॉब्लम है, हार्ट की गोली दे दो। नहीं देखो, वो मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, वो उनका सिस्टम है, उनकी साइंस उसी तरह से है। आयुर्वेद अपनी तरह से काम करता है। हम लोग रूट कॉज पर जाते हैं और हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये रोग शरीर में ही है या माइंड से भी कोई कनेक्शन है इसका। और आजकल तो जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे बीमारी, आजकल तो एक्जिमा तक लोगों को स्ट्रेस से हो रहा है। सोराइसिस जैसे रोग जो है वो कहीं ना कहीं माइंड से रिलेटेड है। तो आयुर्वेद का जो सिस्टम है वो बहुत साइंटिफिक है और बहुत लॉजिकल है, रैशनल है। सर मेंटली भी खाना, जैसे जो आप खाना खा रहे हो, मेंटली भी असर करता है आपको? हाँ देखिए, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, सुना है ना आपने? तो यानी कि जो आप खाना खाते हो वो केवल आपके शरीर को ही नरिश नहीं करेगा, आपके जो मन के अंदर जो इमोशंस बन रहे हैं वो भी तो उससे नरिश होते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक मतलब वो भोजन जो आपके मन को शांत करेगा। शांत मतलब हैप्पी, एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉर हैप्पीनेस, खुश रहेगा फिर। हाँ। और अगर राजसिक भोजन खाएंगे तो मन एजिटेटेड रहेगा, तो फिर मन अशांत रहेगा, और अशांत मन तो सुखी नहीं होता। और तामसिक खाएंगे तो मन आपका बिल्कुल ही डिप्रेशन में चला जाएगा। तो भोजन से ही सब कनेक्टेड है। सर ऐसा भी होता है कि जो मन को अच्छा लगता है खाना, वो शरीर के लिए अच्छा नहीं होता, और जो शरीर के लिए अच्छा होता है वो बॉइल्ड वेजिटेबल्स या सिंपल फीका खाना, वो देख के मन ऐसा हो जाता है कि खाने का मन नहीं कर रहा। उपगाई सी तो कैसे करें फिर? नहीं देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप खाना खा रहे हो तो आपने ये देखना है कि आप खाना जो खा रहे हो वो अपने जीभ के लिए खा रहे हो केवल, या ऑर्गन्स के लिए खा रहे हो। देखिए, खाना टेस्टी होना चाहिए। आयुर्वेद इसके ऐसा नहीं, आयुर्वेद बॉइल्ड नहीं बताता। आयुर्वेद में छः टेस्ट लिखे हैं। षड्रस आपने सुना होगा ना, मीठा, खट्टा, तीखा, हर तरह का टेस्ट आयुर्वेद में है। आयुर्वेद में कुकिंग की बहुत रेसिपीज़ हैं। लेकिन मैं एक चीज़ छोटी सी आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर आप कोई भी चीज़ अंदर डाल रहे हो तो आपके अंदर एक लिवर है ना, आपके लंग्स हैं, आपका हार्ट है, किडनी है। ये आपके, ऐसा समझ लीजिए आपके बच्चे हैं। ये क्यों बच्चे हैं? बच्चे से भी ज़्यादा हैं। एक बार को बच्चा आपको छोड़ जाएगा, लेकिन हार्ट जो है उसमें जब 90% भी ब्लॉकेज होगी ना आपकी आर्टरी में, तो भी दिन रात मेहनत कर रहा है आपको जीवित रखने के लिए। लिवर में जब 3rd ग्रेड से भी आगे सिरोसिस हो जाता है तो भी वो कोशिश कर रहा है कि मैं खाने को पचाऊं। किडनी खराब हो चुकी है लेकिन फिर भी ब्लड को फिल्टर कर रही है। और आपसे तनख्वाह नहीं ले रहे हो, कोई तनख्वाह, केवल इतनी प्रार्थना कर रहे हैं कि भैया जब अंदर डालो जब अंदर डालो तो मेरे से पूछ लो। सर लेकिन आयुर्वेदा में ऐसा भी है क्या कि यार कि चलो इतने दिन तक या एक दिन तो चीट मील या फिर ये मन को अच्छा लगने वाला खाना खा सकते हैं? देखिए, सबसे सिंपल चीज़ ये है कि अगर आप मन को जब शांत कर लोगे ना, ये जो खाने की इच्छा होती है या अलग अलग चीज़ें खाने की जो एक मन में जो इच्छा, ये एजिटेटेड माइंड से होती है। आप कभी कोशिश करके देखो, थोड़े दिन आप कहीं एकांत में चले जाओ, थोड़े दिन बैठ करके योग प्राणायाम करो। हमारे यहाँ तो जब आते हैं लोग जीवाग्राम में, हमारे यहाँ बिना प्याज लहसुन का खाना मिलता है, लौकी की सब्जी, तोरी, लेकिन लोग जाते समय कहते हैं सर ऐसी टेस्टी सब्जी कभी नहीं खाई हमने। घर में भी बनाते लेकिन इतनी टेस्टी नहीं खाई, क्योंकि माहौल ऐसा है। जब आपका मन शांत हो गया और उसमें कोई खास ऐसी इच्छा नहीं हुई है तो आप प्रसन्न हैं। भाई इच्छा होगी और कोई इच्छा पूरी नहीं होगी तो सबसे पहले आदमी खा करके उसको पूरा करता है। चल यार मीठा खा लेता हूँ, थोड़ी जलेबी खा लेता हूँ, या ये कुछ चॉकलेट खा लेते हैं आजकल लोग। वो आप अपने इमोशंस को सप्रेस करने के लिए खाते हैं, इसको कहते हैं कंफर्ट ईटिंग। तो अगर मन को शांत आपने कर लिया तो फिर आप ये फालतू की चीज़ें ऑटोमेटिकली आपका विचार नहीं आएगा। तो चीट डे क्यों होना चाहिए? मतलब आप अपने लिवर को, अपनी किडनी को एक दिन भी क्यों चीट करना चाहते हो? अच्छा सर, आजकल ये भी बहुत हो रहा है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि मल्टीपल क्विजीन की चीज़ें खाते हैं। जैसे दिन में साउथ इंडियन खा लिया, बीच में चाइनीज़ खा लिया, फिर रात में इंडियन खा लिया। तो ये कितना बुरा है या ये ठीक? मतलब अगर वो हेल्दी ऑप्शंस भी उसमें चुन रहे हैं। देखिए केवल हेल्दी ऑप्शन ही इसका सोल्यूशन नहीं है। आपको ये भी देखना है कि जो आप खा रहे हो वो एक दूसरे के साथ वो कंपेटेबल है या नहीं। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है विरुद्ध आहार, यानी कि ऐसे भोजन जो कि एक दूसरे के विरोध में, अगर वो हेल्दी भी हैं,
सात्विक भी हैं, अगर आप उनको मिक्स कर रहे हो तो अंदर जा कर के रोग पैदा करेंगे, भयंकर रोग पैदा करते हैं। आजकल देखा ना आपने, लोग आइसक्रीम खा रहे हैं फिर उसके बाद गर्म कॉफ़ी पी रहे हैं। हाँ। या फिर जो है वो चॉकलेट, आइसक्रीम के अंदर एक गर्म हॉट चॉकलेट, उसमें जो है आइसक्रीम। मतलब आजकल तो आप कहीं शादी में जाएं, पार्टी में जाएं, तो इतनी सारी चॉइसेस हैं, तो आपको देखना ये कि पेट तो मेरा ही है ना। सही बात भाई पेट के अंदर मुझे कोई खिचड़ी थोड़ी बनानी है अंदर जाके। तो इसलिए, और अब तो मैं देख रहा हूँ कई लोग जो रेसिपीज़ बना रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ से आइडिया लाते हैं। वो ऐसी ऐसी चीज़, जैसे हमारे यहाँ लिखा है कि दही को कभी भी हीट नहीं करना चाहिए। अब दही को ही तड़का लगा के खा रहे हैं लोग। तो ये जो चीज़ें हैं, फिर मैं वहीं आता हूँ घूम फिर के कि हमें कहीं ना कहीं कोई एक बेस तो पकड़ना पड़ेगा कि भाई इसकी जो शरीर है, इसकी नॉलेज कहाँ पर है, ऑथेंटिक नॉलेज, वो हमारे आयुर्वेदिक शास्त्र में हर चीज़ लिखी। और सर जैसे अगर कोई बंदा है जो सिर्फ दाल चावल खा रहा है, हाँ जी, हाँ जी, सिर्फ यही रूटीन है, यही एक मील खा रहा है सुबह शाम जी जी, ये ठीक है? दाल रोटी बिल्कुल ठीक है। हम तो ये कहते हैं, हम तो गांव से जो है हमारा रूटेड है। बचपन में हमने देखा कि गांव में लोग चटनी खाते थे, रोटी खाते थे, और वो मैंने कभी गांव में देखा नहीं किसी को डायबिटीज़ हो, किसी को हार्ट अटैक हो, एक बुखार हो जाता था कभी कभी लोगों को। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई, आजकल थोड़ा कॉन्सेप्ट बहुत चल गया है। देखिए हमारे आयुर्वेद में तो लिखा है कि जो भी कुछ आप खाएंगे, मान लो आपने रोटी खाई, दाल चावल खाया, वो जाके पचेगा, पचने के बाद उसके 7 धातु बनते हैं शरीर में। सबसे पहले लिम्फ बनता है, रस धातु, उसके बाद ब्लड बनता है, फिर मसल्स बनती हैं, फिर उसके बाद बोन्स बनती हैं, फिर फैट बनता है, फिर आपकी नर्व्स बनती हैं, फिर आपका रिप्रोडक्टिव जो शुक्र धातु जिसको कहते हैं, जो आपकी जो है एक तरह से रिप्रोडक्शन में काम आता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको केवल प्रोटीन खाना है तो प्रोटीन उसी से आपको नरिशमेंट मिलेगा। आयुर्वेद का न्यूट्रिशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। इसलिए आपने ये देखा होगा, मैंने तो बहुत लोग देखता हूँ, दुनिया भर में मैं जाता हूँ। हम जैसे अभी जापान, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, सब जगह हमारे टूर लगते हैं। तो कई मैंने ऐसे देखे हैं लोग, बहुत अमीर लोग हैं, वो केवल ऑर्गेनिक ही खाते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक, अच्छा, और फिर उनको जो है रोग हो रहे हैं। तो रोग क्यों? या तो विरुद्ध आहार खा रहे हो, या फिर दूसरी चीज़ वो कर रहे हैं कि वो ऐसी चीज़ वो बना रहे हैं कि जो कहीं ना कहीं बॉडी में जाके पचती नहीं है वो। तो मेन चीज़ है, वॉट एवर यू ईट, इट शुड बी ईजीली डाइजेस्टेड, आसानी से पचनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी, डेफिनेटली उसमें पोषण होना चाहिए, पौष्टिक होनी चाहिए। और तीसरी चीज़, वो नेचुरल हो। बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग जो है ना, अब आप लोग देखते हैं घरों में लोग सब्जी बनाते हैं आजकल, तो उसमें पहले डालेंगे लहसुन, फिर प्याज, फिर इतना सारा टमाटर, फिर भिंडी। वो भिंडी जो हरी भिंडी जो है वो लाल दिखाई देती है अब। भरवा भिंडी होती है, सारा जला दिया उसको आपने। ग्रेवी जो है ना, तो टेस्ट के लिए ग्रेवी, अब थोड़ा सा सब्जियों का भी तो टेस्ट लो। सही बात है। कभी आप भिंडी को हल्के से जीरे में, हींग में, उसमें उबाल करके खाइए, क्या मज़ा आएगा आपको। सही बात है। तो ये हमने गड़बड़ कर दी है थोड़ी, कि वी शुड ऑल्सो ट्राई टू रिटेन द न्यूट्रिशन। जो भोजन का न्यूट्रिशन है उसको जला मत दो। करेक्ट। कुछ लोग उसको करारी बनाते हैं, बहुत क्रिस्पी बनाते हैं, तो गया फ्राई कर देते हैं, फ्राई भिंडी। फ्राई भिंडी। चलो जी सर, मज़ा आ गया आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने को मिला है। श्योर ऑडियंस ने भी बहुत कुछ सीखा है। तो ऑडियंस से मैं ये बोलूँगा, सर से कनेक्ट करने के लिए, सर की कम्युनिटी में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सभी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी नीचे डिस्क्रिप्शन में। सर को आप इंस्टाग्राम पे भी पर्सनली फॉलो कर सकते हैं, सर का इंस्टाग्राम यहाँ पे आ रहा था। और हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट को अपने तक ना रखना, लोगों तक पहुँचाएँ कि जो नॉलेज, ये जो जितना भी ज्ञान की बातें यहाँ पे हुई हैं, तो लोगों तक पहुँचाएँ, उसको शेयर करें। और दैट इज़ इट। सर, जाने से पहले आप कुछ कहना चाहते हैं ऑडियंस से? देखिए, मैं एक ही चीज़ कहता हूँ हमेशा लोगों को, कि हमारा ये जो जीवन है, इसमें मोस्टली हम लोगों को, सबको एक एन्जॉयमेंट की एक इच्छा रहती है कि हम सुखी रहें, हम जो है लाइफ को एन्जॉय करें। तो उसका मूल मंत्र है हेल्थ। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हो लाइफ में। आप सक्सेस भी अचीव कर सकते हो, पैसा कमाना है, स्पिरिचुअलिटी में जाना है, जो भी गोल है। और हेल्थ के लिए आपको आयुर्वेद से जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आयुर्वेद का ब्रीफ में अर्थ बता दूं आपको, आयुर्वेद, वेद मतलब नॉलेज, और आयुर की परिभाषा है शरीर, मन, इंद्रिय और आत्मा। यानी कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है हमारा, इसका जो वेद है, इसका जो नॉलेज है, वो आयुर्वेद है। तो एक तरह से मैनुअल है ये। जैसे आप कोई कार खरीदते हैं,
फ़ोन खरीदते हैं उसका मैनुअल आता है ना, तो इसका मैनुअल आयुर्वेद है। यानी कि इसको अगर आपको सही सुरक्षित रखना है और इसको बढ़िया तरीके से आपको एंजॉय करना है तो आयुर्वेद से जुड़ना ज़रूरी है। लवली सर, थैंक यू सो मच। मिलेंगे दोस्तों नए पॉडकास्ट में। टिल देन अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं जल्दी। कर देना सब्सक्राइब हमारे चैनल को भी भाई, करते नहीं हो आप, है ना।